दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे एफ सी आर ए अमेंडमेंट बिल 2020 का, जो कि सितंबर 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। ठीक है, तो आज इस बिल के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से नए प्रोविज़न ऐड किए गए हैं। ठीक है, वो देखेंगे। कौन कौन से प्रोहिबिशन ऐड किए गए वो देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो एफ सी आर ए 2010 है वो अमेंड हुआ है, तो अब बन गया एफ सी आर ए 2020। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है जो भी पैसा बाहर से आया है, एक्सेप्ट किया गया है, यूटिलाइजेशन हुआ है उस पैसे का, बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ है, किसके द्वारा? इंडिविजुअल, एसोसिएशन और कंपनी के द्वारा जो भी पैसा हुआ है उस पैसे को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसे कहते हैं कोई भी डोनेशन और ट्रांसफ़र ऑफ एनी करेंसी, सिक्योरिटी और आर्टिकल बाय अ फॉरेन सोर्स, बाहर से जो भी पैसा आया हो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोहिबिशन क्या है? तो क्या प्रोहिबिशन, क्या प्रतिबंध है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के? तो देखो, इस एक्ट में कहता है कि कुछ लोगों के ऊपर प्रोहिबिशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने का। तो कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? ठीक है, एफ सी आर ए 2020 के जरिए तो इलेक्शन कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर का कोई भी पब्लिशर जो आर्टिकल आप पढ़ते हो और जो भी आर्टिकल जो एडिटर होता है जो आर्टिकल लिखते हैं वो नहीं ले सकता है, या पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर का कोई भी पब्लिशर नहीं ले सकता है, जजेस नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं ले सकते हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं ले सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती, अमंग अदर्स। और भी हैं। ठीक है, बिल ने ऐड किया है पब्लिक सर्वेंट कौन है, जो कि डिफ़ाइन किया गया है अंडर इंडियन पैनल कोड में। जो इंडियन पैनल कोड के अंडर जो भी पब्लिक सर्वेंट डिफाइड किया गया है उनकी लिस्ट देखिए, वो सारे पब्लिक सर्वेंट इसके अंदर ऐड है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? देखिए, कोई भी पर्सन जो सर्विस में है गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के पे ऑफ पे है वो पब्लिक सर्वेंट है। जो गवर्नमेंट की सैलरी पे है वो पब्लिक सर्वेंट है। चलिए, अब इसमें प्रोविज़न एक ऐड किया गया, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफ़र करने के क्या प्रोविज़न है? तो देखिए, इस एक्ट में कहा गया है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो जिस पर्सन ने पैसा अपने अकाउंट में मंगाया है, जो भी एफ सी आर ए अकाउंट में मंगाया है, वो पैसा वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि वो थर्ड पर्सन भी रजिस्टर्ड ना हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, और अगर रजिस्टर भी नहीं है लेकिन उसे परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है और आप पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं जिस बंदे का ऑलरेडी अकाउंट है एफ सी आर ए में, तो आपको या तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप एक प्रायर परमिशन ले सकते हैं एफ सी आर ए कंट्री अकाउंट से, एफ सी आर ए एक्ट के ज़रिए। ठीक है, तो बिल ने अमेंड किया है कि पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा टू अदर पर्सन, जैसे कि हमने बताया है। ठीक है, पर्सन कौन होते हैं? तो एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन और ए रजिस्टर्ड कंपनी, तो इसे पर्सन कहा गया है। ठीक है, चलिए, अच्छा, आधार रजिस्ट्रेशन, आधार फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वेरिफिकेशन का भी ऐड है इसमें, तो वो देखते हैं। तो ये एक्ट कहता है पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है यदि उसके पास सर्टिफिकेट हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास लेकिन उसने प्रायर परमिशन ले रखी है गवर्नमेंट से, तो वो भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, यदि किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वह सिंपल सा एक एप्लीकेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या किया गया है? बिल ने ऐड किया गया है यदि किसी पर्सन को प्रायर परमिशन चाहिए या रजिस्ट्रेशन चाहिए, या आपका रजिस्ट्रेशन जो उसकी एक्सपायरी डेट आ गई उसे रिन्यूअल करना है, तो आपको उस पर्सन को आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा अपने एम्प्लॉय का। जो भी डायरेक्टर होंगे, उसके जो भी फंक्शनरीज होंगे, उनको
एज अ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में, ठीक है। आधार नंबर देना होगा। यदि कोई फॉरेन पर्सन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से मंगाता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है, एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। चलिए, अच्छा, FCRA अकाउंट का क्या मेंशन किया गया है? तो इस एक्ट में कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अपना अकाउंट रजिस्टर कराया है वो अपना फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सिंगल ब्रांच ऑफ स्क्यूडल बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता है। अभी आगे बताऊंगा स्क्यूडल बैंक किसे कहते हैं। जो भी उसने स्पेसिफाई किया गया हो कि मेरा ये बैंक है और मैं इसी में पैसा ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, तो पैसा इसी में आएगा, किसी और में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न और है कि वो और अकाउंट खोल सकते हैं दूसरे बैंकों में अगर उन्हें पैसे का यूटिलाइजेशन करना है तो, ठीक है। लेकिन जो मेन पैसा आएगा वो इसी बैंक में आएगा, ठीक है। उसके बाद वो अपना अकाउंट इस बैंक में खोले, इस बैंक में खोले, कोई मतलब, लेकिन पैसा ही आएगा ताकि जो पैसा आया तो उसको गवर्नमेंट ट्रैक कर सके कि ये किस वर्क में जा रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो पैसा आएगा वो किस में आएगा, जो भी अकाउंट उनने डेजिग्नेट किया गया होगा एज अ FCRA अकाउंट, तो उसी बैंक में आएगा। और ये जो ब्रांच होगा वो कहाँ होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, जिसको नोटिफाई कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपने जो FCRA अकाउंट खोला होगा, ठीक है, उस FCRA अकाउंट में सिर्फ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा, आपने अकाउंट खुलवाया इस बैंक में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाई है ये बैंक, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपने इसमें अकाउंट खुलाया है, तो इसमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही पैसा है। आप अपना पर्सनल पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप किसी और कंपनी से पैसा रिसीव नहीं कर सकते। ये इसमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही पैसा आएगा, ठीक है। ये कहता है जो पर्सन है वो FCRA अकाउंट खोल सकता है किसी भी स्क्यूडल बैंक में अपने चॉइस के अनुसार, अपने मनी को रखने के लिए या यूटिलाइज़ करने के लिए, जो भी पैसा उसको आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं स्क्यूडल बैंक किसे कहते हैं। स्क्यूडल बैंक ऑफ इंडिया उसको रिफ़र करता है, उस बैंक को कहते हैं जो कि RBI एक्ट 1934 के सेकंड स्क्यूडल में मेंशन है, ठीक है। RBI इंक्लूड उन्हीं बैंकों को करता है स्क्यूडल बैंक में जो सर्टिफाई करते हैं, जो क्राइटेरिया है 42(6)A में, अगर जो 46A में जो भी क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफिल किया जाता है तो वो बैंक स्क्यूडल बैंक में आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर डिफरेंस देख लेते हैं, स्क्यूडल बैंक किसे कहते हैं और नॉन स्क्यूडल बैंक किसे कहते हैं। स्क्यूडल बैंक उसे कहते हैं जो RBI से पैसा लेती है, नॉन स्क्यूडल बैंक RBI से पैसा नहीं लेती है, ठीक है। कैश रिजर्व जो होता है स्क्यूडल बैंक का वो RBI के पास रखा जाता है, जबकि नॉन स्क्यूडल बैंक का कैश रिजर्व RBI का बैंक अपने पास ही रखती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉन स्क्यूडल बैंक का जो CR होता है, कैश रिजर्व होता है, वो बैंक अपने ही पास रखती है, ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन क्या है, पैसे को यूटिलाइज करने का रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो इस एक्ट में कहा गया है यदि कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है, ठीक है, यदि उसने ये FCRA एक्ट 1976 का जो उल्लंघन किया है, ठीक है, तो जो उसका, ठीक है, तो जो उसका जो पैसा आया था इस बैंक में, बैंक के अंदर जो भी पैसा आया था तो उसको गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती थी, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है, ठीक है। वो जैसे कोई पर्सन गिल्टी साबित हो जाता है, ठीक है, कि इसने जो पैसे का मिसयूज़ किया है, तो उस पर्सन पे होगा, ठीक है, और जो पैसा होगा उसको दोबारा यूटिलाइज और रिसीव किया जा सकता है। कब? जब एक प्रायर अप्रूवल मिल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे तो वो पैसा दोबारा मिल सकता है उन्हें। अब बिल में एक चीज़ ऐड किया गया है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे, जो पैसा यूज़ नहीं हुआ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रख सकती है उन लोगों पे भी जिनको प्रायर परमिशन दी गई थी, ठीक है। यदि उसके पर्सन को प्रायर परमिशन पहले दी गई थी कि आप इसको पैसा को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर पता चलता है कि ये पर्सन इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट दोबारा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो जनरल सा टर्म है,
अब ये कब होगा, इसके लिए इसके एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या इंक्वायरी जो पेंडिंग होगी तब तब भी गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि पर्सन जो है उसने लॉ का उल्लंघन किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा उसका रिन्यूअल, लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे करना है। तो इस एक्ट में क्या गया है, हर पर्सन को जो अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना पड़ेगा एक्सपायरेशन डेट से 6 मंथ पहले, ठीक है। और रिन्यूअल से पहले गवर्नमेंट एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, ठीक है। वो देखेगी कहीं उसकी बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है, या कोई काल्पनिक प्रॉपर्टी तो नहीं है जिसके बिहाफ पे वो पैसा ले रहा हो, ठीक है। या वो किसी कॉम्युनल टेंशन में तो इन्वॉल्व नहीं है, या किसी रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व तो नहीं है, या मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहा फंड का। तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ देखेगी, हर बार देखेगी जब भी वो रिन्यूअल कराने आएगा। अब इसमें एक और प्रोविज़न ऐड किया है, रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब जो पैसा है उसको रिडक्शन मतलब कम करना, ठीक है। एडमिशन पर्पज़ के लिए ज़्यादा पैसा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो जो पैसा जिस काम के लिए आया, जिस पर्पज़ के लिए आया, उसी पर्पज़ में पैसा यूज़ होना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि 50% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव में नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो भी कर दिया है 20% तक। 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव में एक्सपेंसिव में। मतलब जो पैसा है वो 80% पैसा आपका उस पर्पज़ से जाना चाहिए जिस पर्पज़ से आपने पैसा मंगाया है, और वो पर्पज़ भी जेन्युइन होना चाहिए, FCRA का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यदि आप ये कहते हो कि हमने 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव में लगा दी तो ये नहीं चलेगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, सस्पेंशन होगा। तो इस एक्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकती है। कब तक, 180 दिन तक कर सकती है, ठीक है। 180 दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं कर सकती है। लेकिन बिल में ऐड किया गया एक और पॉइंट कि अगर 180 दिन पूरे हो गए तो गवर्नमेंट इसको 180 दिन के लिए और बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये है। तो आशा करता हूँ आपको FCRA 2020 का जो अभी नया अमेंड हुआ है तो समझ आया होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो टॉपिक होते हैं उसके क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आपको टॉपिक क्वेश्चन से भी समझ आ जाए, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए और टेस्ट दीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।